मॉर्निंग बेटा मानवेंद्र, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारी इस क्लास में हम इस लेसन के वीवर आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर के लास्ट पार्ट में, यस एहसान गुड मॉर्निंग बेटा, तो हम लास्ट पार्ट में हैं, ठीक है, ओके लास्ट पार्ट में। तो देखिए लास्ट पार्ट में क्या हमें सीखना है, इसमें क्या समझना है। हमने अभी तक पढ़ा है, यस हाँ ठीक है ओके, हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है ओके ओके यस, हमने अभी तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि कैसे वीवर्स की हालत खराब हो जाती है। ओके बेटा ओके एक मिनट रुकिए, वीवर्स की हालत खराब हो जाती है, वीवर्स को ओके बेटा अभी कर रहे हैं बेटा, एक मिनट तुम कर लो बेटा एक बार फिर से, ओके ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा, हमने क्या पढ़ा कि बुनकर्स जो होते थे इंडिया के, वीवर जो होते थे, उनकी हालत खराब हो जाती है जब यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगने लगती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर मुंबई में फैक्ट्री लगी, उसके बाद गुजरात में लगी, फिर उसके बाद में जो है यूपी की तरफ भी लगी, मिडिल प्रोविंसेस में भी लगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग जो है फैक्ट्रीज लगने लग जाती है, ठीक है। आदित्य डाउट बाद में लेंगे बेटा, मैं रिमूव में हुआ। अब देखिए मैंने कल आपको वुड स्टील के बारे में बताया था, हमने कल बात की थी कि वुड स्टील जो कि बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेटेड कार्बन से बनी हुई स्टेनलेस स्टील थी, वो बहुत अच्छी तलवार थी, टीपू सुल्तान की तलवार थी, जिसको साउथ के आयरन स्मेल्टर बनाया करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जो आयरन स्मेल्टर यानी कि लोहार होते थे, उनका काम भी धीरे धीरे छीनता जा रहा था और ब्रिटिशर्स की वजह से धीरे धीरे उनका काम भी बंद हो रहा था। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी तो धमन भट्टियां होती थी। फर्नेस का मतलब होता है धमन भट्टियां, जिस पे आयरन को पिघलाकर आयरन को पिघलाया जाएगा और उसके हथौड़े बनाएंगे, उसकी तलवार बनाएंगे। जो भट्टियां होती है उन भट्टियों को फर्नेस कहते हैं। तो हमारे इंडिया में बहुत सारे गांव थे साउथ में, जिनमें बहुत सारी भट्टियां थी, बहुत सारी भट्टियां थी जिनके ऊपर तलवार हथौड़े बनाए जाते थे, तलवार भी बनती थी, हथौड़े भी बनते थे, ठीक है। तो देखिए कहां पर, बिहार के पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट में, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, देखिए बिहार के पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी फर्नेस थी, बहुत सारी भट्टियां थी, जहां पर वहां के लोहार क्या बनाते थे, तलवारें भी बनाते थे, हथौड़े भी बनाते थे, बहुत सारी चीजें बनाते थे वो लोग, ठीक है। इसके अलावा देखिए सेंट्रल इंडिया जिसको आजकल एमपी कहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का एरिया, वहां पर जो आयरन स्मेल्टर होते थे, अगारियास कहा जाता था। देखो अगारियास लिखा गया है, अगारियास लिखा हुआ है, जिनको आयरन स्मेल्टर हम कहते हैं, ठीक है। तो अगारियास सेंट्रल इंडिया में बहुत मिलते हैं, बहुत पहले भी थे, आज भी हैं, ठीक है बेटा, बहुत सारे पहले भी थे और आज भी हैं, ठीक है बेटा। आवाज आ रही है? सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे अगारियास होते थे जो कि आयरन स्मेल्टिंग का काम करते थे, उनको अगारियास कहते थे, उनको अगारियास हम कहते थे, ठीक है बेटा। आदित्य बाद में डाउट आई। अब देखिए यहाँ पर जो अगारिया जो स्मेल्टर होते थे, मतलब वो जो ब्लास्ट फर्नेस लगाते थे, वो ब्लास्ट फर्नेस मतलब धमन भट्टियां होती थी, वो किससे बनी होती थी, सन ड्राई ब्रिक से, मतलब कि ईंटों से बनी हुई सन सुखाई हुई, यानी कि जो सूखी हुई ईंटें होती थी उनसे वो भट्टियां बनाते थे और स्मेल्टिंग का वर्क करते थे। स्मेल्टिंग का काम ज्यादातर मैन किया करते थे, आदमी करते थे, आयरन पिघलाने का काम ज्यादातर आदमी करते थे। और जो धोकड़ी चलाती थी, धोकड़ियां मतलब औरतें धोकड़ियां चलाती थी, एक ऐसी मशीन होती थी जिससे वो हाथ से उस मशीन को घुमाती थी और फिर क्या करती थी, धोकड़ियां मतलब कि फूकड़ियां। आपने सुना होगा चूल्हे में फूकड़ी का यूज होता है, आपने कभी सुना होगा कि चूल्हे में फूकड़ी का यूज होता है, उसी तरह एयर पंप करने के लिए, ताकि आग, ब्लास्ट फर्नेस की जो आग है वो तेजी से जले, तेजी से आग जलाने के लिए औरतें ब्लोइंग यानी हवा देती थी उसको। जो फर्नेस होती थी, भट्टियां होती थी, उनमें औरतों का काम होता था कि वो उसको जो चारकोल है यानी कि जो लकड़ी का कोयला है उसको जलने में मदद करें, उसको हवा दें। ऐसे गांव की औरतें वहां की करती थी। एक बार दोबारा देखो यहाँ तक, अबंडेंट फर्नेस मतलब कि पूरे साउथ के गांव में, मिडिल प्रोविंस यानी कि आपका जो सेंट्रल इंडिया, वहां पर भी बहुत सारे लोग होते थे, लोहार होते थे, बिहार में भी, ठीक है। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट में। और सेंट्रल इंडिया का कौन से लोहार होते थे,
अगारियस पीपल होते थे, ये लोग मिट्टी की ईंटों से भट्टियां बनाते थे और भट्टियों पे लोहे पिघलाने का काम, ज्यादातर स्मेल्टिंग का काम आदमी करते थे और हवा देने का काम, भट्टियों को हवा देकर उनको जल्दी जोर जोर से जलाया जाता ताकि लोहा पिघल सके। तो भट्टियों में हवा देने का, पंपिंग एयर को पंप करने का काम वुमेन किया करती थी। और वो लकड़ी का कोयला यूज करते थे, चारकोल लकड़ी का कोयला उसको यूज किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों का आयरन स्मेल्टिंग वर्क बंद होने लग गया, बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने नए कानून बनाए, न्यू फॉरेस्ट रूल। देखिए आयरन स्मेल्टिंग का वर्क धीरे धीरे खत्म होता चला गया इंडिया के लोगों का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर नए प्रकार के वन कानून बनाए, द न्यू फॉरेस्ट लॉ, नए वन के कानून बने। और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनको, यानी कि जो अगारिया पीपल्स थे, उनको जंगल में जाने के लिए बैन कर दिया। ब्रिटिश नॉट अलाउड टू कलेक्ट वुड्स, ब्रिटिश उनको अब जंगलों में जाकर लकड़ियां कलेक्ट करने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते थे। ओके, और फिर दूसरे नंबर पे ये लोग इसलिए घटते चले गए, इन्होंने अपना काम छोड़ना शुरू कर दिया। अगारियास पीपल ने, आयरन स्मेल्टर ने, उसके पीछे रीजन था कि टैक्स बढ़ा दिया गया। उनकी जो दमन भट्टियां होती थी जिसपे वो तलवारें बनाते थे, हथौड़े बनाते थे, उन भट्टियों पे टैक्स लगा दिया गया। एक तो जंगल में जाने के लिए मना किया गया है कि लकड़ियां काट के नहीं लाओगे, ऊपर से उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया। उनकी सारी जो ब्लास्ट फर्नेस थी, यानी कि जो भट्टियां थी, उनके ऊपर टैक्स लग गया। और फिर तीसरे नंबर पे कंपटीशन हुआ। कंपटीशन ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशर्स से भी कंपटीशन था और हमारे इंडिया के जो और भी लोग जो फैक्ट्रियां लगा रहे थे, आयरन की फैक्ट्रियां, उनसे भी कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे इंडिया से आयरन स्मेल्टिंग का वर्क खत्म होता चला गया। ब्रिटिशर्स से वहां इंग्लैंड से बनके मशीनों से बनकर लोहे के सामान यहाँ पर आते थे, लोहे का सामान। और फिर उसकी वजह से इंडिया के जो आयरन स्मेल्टर थे, उनका काम खत्म होता चला गया। तो मैंने आपको इस पैराग्राफ में यही बताया कि भाई सेंट्रल इंडिया के अगारियास का काम बंद हो गया, बिहार के पालामाऊ डिस्ट्रिक्ट में जो आयरन स्मेल्टर थे उनका काम बंद हो गया। वो लोग जो स्मेल्टिंग का वर्क करते थे उसको ब्रिटिश फॉरेस्ट रूल की वजह से बंद करना पड़ा उनको, क्योंकि कानून ऐसे थे कि जंगल से लकड़ियां काट कर नहीं ला सकते थे। और जब जंगल से लकड़ियां काट के ला नहीं सकेंगे अगारिया पीपल या फिर लोहार, अगर जंगल से लकड़ियां काट के नहीं लाएंगे तो कैसे लोहे को पिघलाएंगे? फिर जलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, जलाकर हीट देंगे तभी तो लोहा पिघलेगा, तो वो भी उनके पास नहीं था। और टैक्स ज्यादा लगा देंगे, हर एक लोहे की पिघलाने वाली भट्टियों पर टैक्स लगा दिया गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे इन लोगों को अपना काम छोड़ना पड़ा और फिर कंपटीशन हो गया ब्रिटिशर्स के साथ में। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर इंडिया में आयरन एंड स्टील फैक्ट्री बनने लगी। इंडिया में आयरन स्टील फैक्ट्री कैसे आई? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया का वो गोल्डन मोमेंट जब यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लगी। टाटा आयरन कंपनी, टाटा इंडिया की सबसे फेमस कंपनी आज के दिन, जिनके ओनर थे स्टार्टिंग में जमशेदजी टाटा। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी शुरू की थी। देखो बीच में लिखा हुआ है, इस लाइन के बीच में से नीचे से लिखा हुआ है 1907 में टिस्को लगी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखो एक बार नीचे देखो, एक बार बोर्ड पे टिस्को लिखा हुआ है, टिस्को, TISCO, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इंडिया की सबसे फेमस आयरन एंड स्टील बनाने वाली कंपनी है। ये कब शुरू हुई? 1907 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और फिर इसने बड़े लेवल प्रोडक्शन कब शुरू किया? 1912 में। ठीक है, इसके ओनर कौन थे? अब देखिए इन्होंने कैसे शुरू किया। अब देखिए कैसे टाटा शुरू हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को शुरू हुई 1904 की अप्रैल में, जब एक अंग्रेज, एक अमेरिकन भूविज्ञानी, जियोलॉजिस्ट को भूविज्ञानी कहते हैं, चार्ल्स वेल्ड एक अमेरिकन जो था, वो इंडिया में अप्रैल के महीने में 1904 में आता है। और उसके साथ उनका जो फ्रेंड, मान लीजिए आप उनको दारोजी टाटा, ये दोनों जो है, जो किसके बेटे हैं? जमशेदजी टाटा के बेटे हैं। दारोजी टाटा जमशेदजी टाटा के बेटे हैं। और कहां पर किसके साथ घूम रहे हैं? चार्ल्स वेल्ड के साथ। कहां पर घूम रहे हैं? छत्तीसगढ़ के जंगलों में। 1904 यानी कि 1904 के साल में दारोजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड अप्रैल के महीने में छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूम रहे हैं, अच्छे आयरन ओर की तलाश में।
वो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं यहाँ पर आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रियां, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के जंगलों में आयरन ओर की तलाश कर रहे हैं, तब उनकी मुलाकात, उनकी मीटिंग अंगारिया पीपल से हुई थी। इससे पहले वो अंगारिया कौन होते हैं उनको जानते नहीं थे, अगारिया पीपल, ठीक है। तो अगारिया पीपल जो आयरन स्मेल्टिंग करते थे उनसे वो मिले, छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिले। कौन मिला? दारोजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड। कब मिले? अप्रैल के महीने में 1904 में मिले। अब इनसे पता लगेगा कि अच्छा आयरन ओर कहाँ मिलता है। तब अगारिया पीपल ने उनको बताया, दारोजी टाटा को, कि छत्तीसगढ़ में कौन सी हिल है? राजहरा। राजहरा एक हिल है जहां पर बहुत सारा अच्छा आयरन ओर निकलता है, क्योंकि ये अगारिया पीपल टोकरियों में भर भर कर वहां से ही आयरन ओर लाते थे और फिर पिघलाते थे और उससे हथौड़े और तलवार बनाते थे। हथौड़े भी बनाते थे, कुल्हाड़ी भी बनाते थे और तलवार बनाते थे। तब अगारिया पीपल ने उनको बताया, दारोजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड को, कि राजहरा की पहाड़ियों से अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर निकलता है, जो पूरे वर्ल्ड में अच्छी क्वालिटी का है। मतलब कि जब इन्होंने चेक कराया उसको, तो जो अमेरिका में निकलता है, जो यूरोप में निकलता है, जो चाइना में निकलता था, वैसा आयरन ओर यहाँ पर पाया गया। इसीलिए राजहरा हिल से इन लोगों ने फिर आयरन ओर निकालने की सोची और वहां पर प्रोडक्शन को शुरुआत किया। लेकिन वहां पर गर्मी बहुत थी, वो ड्राई एरिया था। छत्तीसगढ़ का राजहरा हिल जहां से इनको आयरन ओर निकालना था, वो सूखा और वहां पर पानी भी नहीं था। अगर वहां पे आयरन स्मेल्टिंग की फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी तो उसके लिए पानी नहीं है, क्योंकि लोहे को गर्म करने के बाद ठंडा भी करना पड़ता है। अगर आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसको ठंडा भी करना पड़ता है, ठीक है, ये ठंडा भी करना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से, ओके, तो उन्होंने फिर वहां पर छत्तीसगढ़ में तो फैक्ट्री लगाई नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में फैक्ट्री नहीं लगाई, बस वहां से आयरन ओर निकालना शुरू कर दिया और फैक्ट्री लगाई बिहार में। क्योंकि बिहार में उनको दो नदियां मिल गई थी वहां पे। एक तो नदी देखो नीचे लिखा हुआ है, सुवर्ण रेखा और खारकोई नदियां। ये बिहार में साकची जगह पर, जिसको आजकल जमशेदपुर भी कहते हैं, देखो लिखा गया है बिहार साकची जमशेदपुर। बिहार में साकची जगह पर, साकची एरिया पड़ता है, उस जगह पर सुवर्ण रेखा और खारकोई नदी के किनारे इन्होंने क्या शुरू किया? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। छत्तीसगढ़ से आयरन ओर लेकर आते राजहरा हिल से, और कहां पर पिघलाया जाता? साकची में, बिहार में, जिसको आजकल जमशेदपुर भी कहते हैं। वो बिहार का साकची एरिया आजकल जमशेदपुर कहलाता है, क्योंकि वो एरिया इतना फेमस हो गया कि बाद में जमशेद जी के नाम से फेमस हो गया। जमशेद जी टाटा के नाम से ही वो एरिया फेमस हो गया। आज के दिन बिहार की उस जगह को, यानी कि आजकल तो झारखंड में चला गया, बिहार का डिवाइडेशन हो गया ना, बिहार के टुकड़े हो गए। 2000 में, सन 2000 में बिहार के दो हिस्से कर दिए गए, एक तो बन गया झारखंड, एक बन गया बिहार। तो आजकल ये टिस्को झारखंड में है, तो हम कहेंगे टिस्को कहां पे है? झारखंड में। उस समय तो बिहार एक ही था। 1907 में जब टिस्को लगाई गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उस समय तो वो बिहार ही था। लेकिन आजकल हम कहेंगे टाटा आयरन स्टील कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हम कहेंगे झारखंड में है। और कौन सी जगह पर? जमशेदपुर में। तो रियल जगह पहले वो बिहार और साकची हुआ करती थी, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे ये इतनी फेमस हो गई टाटा आयरन स्टील कंपनी। 1912 में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे थे, प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ, और फिर 1914 से 18 के बीच में जो वर्ल्ड वार का टाइम आया, उसके बीच में टाटा ने बहुत पैसे कमाए। दारोजी टाटा और जमशेद जी टाटा की कंपनी टिस्को ने बहुत पैसे कमाए। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, इनको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत ही बढ़िया मौका मिला। कॉन्ट्रैक्ट मिला इंडियन रेलवे का, इंडिया के अंदर रेलवे की पटरियां बिछाना, आयरन की बनी हुई रेल की पटरियां बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उनको, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत पैसे कमाए गए, बहुत बढ़िया लेवल पे पैसे कमाए इन्होंने, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। और फिर देखो उधर लिखा हुआ बोर्ड पे, कॉलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो 90% आयरन एंड स्टील, 90% आयरन एंड स्टील वो कहां से? टाटा से ही खरीदते थे, वो टाटा से ही खरीदते थे 90%। और वो टाटा ब्रिटिशर्स के अलावा भिलाई स्टील प्लांट को भी सप्लाई करने लगा। तो टाटा धीरे धीरे इंडिया में फेमस होती चली गई कंपनी। टिस्को कंपनी बहुत फेमस होती चली गई,
और फिर देखो धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जब कैपेसिटी मतलब इनको ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने लगी, तब इन्होंने नए पावर हाउस भी लगाए। टाटा कंपनी ने नए पावर हाउस और नए नए बॉयलर लगाए, ठीक है। वो लगाए गए कब? 1919 में, वर्ल्ड वार जब एंड हो गई, 1918 के बाद जब वर्ल्ड वार एंड हो गई, तो उन्होंने बड़े बड़े बॉयलर जहां पर आयरन ओर पिघलाया जाएगा और नए नए पावर हाउसेस लगाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और पूरे इंडिया में सप्लाई हो सके, ठीक है। तो देखिए इस तरह से इंडिया में आयरन एंड स्टील कंपनी शुरू हो गई। उसके बाद बहुत सारी सरकारी कंपनियां आई, जैसे कि इंडियन आयरन स्टील कंपनी भी आई, फिर उसके बाद में विश्वेश्वरैया स्टील कंपनी भी आई। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी मतलब टिस्को, इसको, विस्को। टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी, विस्को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। लगातार बहुत सारी कंपनी आती चलेगी और इंडिया में आयरन एंड स्टील का काम बढ़िया होता चला गया। इसके अलावा जापान में भी हुआ था, देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के साथ साथ जापान में भी हुआ था। जापान में जो मेजी वंश के राजा जब वहां पर हुआ करते थे, तो मेजी राजवंश के लोगों ने 1868 में अपने कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बनाने की तैयारियां कर दी थी। उनका मानना यह था कि अगर हमें यूरोप से बचना है, यूरोप के लोग हम पर कैप्चर करें, उससे बचना है तो हमें एक इंडस्ट्रियल नेशन के रूप में बनना पड़ेगा। तो मेजी शासन काल में, मेजी डिजाइन यानी कि मेजी राजा हुए हैं जापान के, उनके शासन काल में 1868 में जापान को इंडस्ट्रियल नेशन बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, ताकि वेस्टर्न यूरोप का हमारे मतलब जापान के ऊपर ज्यादा प्रभाव ना पड़े और जापान अपने हिसाब से मॉडर्नाइज कंट्री बने, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में टाटा एंड स्टील कंपनी का सेटअप हुआ, दारोजी टाटा चार्ल्स वेल्थ के अकॉर्डिंग, और फिर 1907 12 में हुआ, और वर्ल्ड वार के टाइम में टिस्को ने बहुत सारे पैसे कमाए, ठीक है बेटा। तो आज के लेसन में इतना ही, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।